सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक क्लास 9th क्लास 11th में रहता है जनरली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो आज का। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जो भी अपने लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। यानी कि ये मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट यानी कि फोर्स को अप्लाई करना होता है। कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मास m है, तो इसको अगर यहाँ से लेके अगर यहाँ पे पहुँचाना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग पूरे इस वीडियो में। तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, इसको मोशन में लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एफर्ट लगाएंगे। उस एफर्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। और यहाँ तो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, यानी कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले से ऑलरेडी मोशन में है यानी कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसको अगर रोकना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एफर्ट लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स लगाते ही ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर उसके इक्वल लगाते रहें फोर्स जितना ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं तब तो ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि कुछ ना कुछ एफर्ट की ज़रूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि मस्कुलर एफर्ट हम लोग लगाते हैं, या इसी मस्कुलर एफर्ट को जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रहे हैं या रोक रहे हैं, या इसी को बोलते हैं पुश, यानी धक्का देना, हिट करना। किसी और ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल हेल्प से हम लोग हिट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, या पुल करते हैं। पुल यानी कि खींचना। ठीक है, तो ये यही फोर्स है। जो एफर्ट का बात कर रहे थे ये ही पुश यानी कि धक्का देना किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को इधर की तरफ खींच रहे हैं इसको तो ये पुल हो गया। जैसे दरवाज़ा, मान लीजिए दरवाजे को हम लोग खींच रहे हैं तो यहाँ पे पुल हो गया। तो ऐसा करने से, ये तीनों करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट का मतलब कि रुका है, चल रहा है। ठीक है, ये उसके ऑब्जेक्ट के स्टेट में है। तो यहाँ पे फोर्स का एक कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, फोर्स जनरली किस पे बेस्ड होता है, पुश, हिट और पुल पे। तो ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो इन सबको ये ऐसा करने से, पुश करने से, हिट करने से, पुल करने से ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में आएगा, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये टॉपिक है इसका। नेक्स्ट, तो फोर्स किस किस काम में आता है। फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो फोर्स लगाएंगे। डिक्रीज करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। अगर इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ने लगेगा। ठीक, तो फोर्स देखिए यहाँ पे पुल किया, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके जा रहे हैं, पुल किए यानी कि यहाँ से खींचे, तीर है, तीर धनुष। फिर मैग्नेटिज्म, ये भी एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, मैग्नेट है, एक किसी लोहे का पार्टिकल को ये अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ गिर रहा है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का कंसेप्ट खोजा। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर नीचे ही क्यों आता है, तो ये अर्थ के ग्रेविटी की वजह से होता है। नीचे ग्रेविटी लगता है और ये नीचे आता है, तो ये भी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और ये अगर कोई इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब कि कुछ एंगल से कुछ कोई सरफेस है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जिधर की तरफ ढलान रहेगा ऑब्जेक्ट उधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मोशन उधर की तरफ है। और इस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की वजह से ये नीचे आ रहा है। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रिक्शन
एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया इधर से फोर्स, और ये जो है इसको मूव करना चाहिए आगे, लेकिन कुछ ना कुछ इसके फोर्स में, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, तो फोर्स, अब इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन, और ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो फोर्स क्या है, एक इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित करता है या कॉज करता है ऑब्जेक्ट में उसके वेलोसिटी के चेंज को, ठीक है। ए फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। और थोड़ा सा सिंपल टर्म में अगर बोले तो फोर्स क्या है, पुश है, पुल है या हिट है। और फोर्स कैन अल्टर द ऑब्जेक्ट स्पीड, फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा घटा सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, इवन उसका ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकता है। इस तरीके से एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, पुशिंग ए डोर ओपन, पुलिंग इट क्लोज कर रहे हैं डोर को, या किसी रबर है, रबर को खींच रहे हैं तो ये इसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग है, इस तरीके से यहाँ पे है, इस तरीके से स्प्रिंग है और यहाँ से फोर्स लगाएं तो ये क्या हो गया, ये स्प्रिंग का लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये फोर्स देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके लेंथ में बदलाव ला दे रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से रबर के शेप साइज में बदलाव ला देगा। तो फिजिक्स में फोर्स मैथमेटिकली क्या है, एक प्रिसाइज एंड रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में लिखने वाला ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, तो इन सभी को जो मेजर करते हैं हम लोग, तो ये सब क्वांटिटीज हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक ऐसा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या है, अगर हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर चलना है, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन किस दिशा में जाना है तो उसका डायरेक्शन हो गया। अगर 5 किलोमीटर नॉर्थ बोल दिए तो ये 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये नॉर्थ क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। तो ये तब ये तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर सिर्फ, और 5 किलोमीटर अगर नॉर्थ बोल दिए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट मास m का है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स का तो डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन है, और कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा। हम लोग माने 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया इधर की तरफ, यानी कि राइट साइड, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो SI यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। फोर्सेस के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला ग्रेविटी फोर्स अभी बताया। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स मतलब कि कुछ एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये मास m का, तो एक नीचे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा होगा नीचे की तरफ, और यही एक ऊपर की तरफ, क्योंकि अपोजिट एक और फोर्स लगता है, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया। यानी कि 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री बना करके फोर्स लगे तो उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अप्लाइड फोर्स यानी कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। ओके, फिर फ्रिक्शन फोर्स बताया कि फोर्स के डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लगे जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रिड्यूस करे, कम करे, ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बताया मैंने, ये मास m है, इसको हम क्या करना है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इधर, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एक और फोर्स लगेगा, इसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, इसके वेलोसिटी को कम करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा, ऐसे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ड्रैग फोर्स, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन वगैरह चल रहा है तो हवा उस पर अपोजिट फोर्स लगाता है, थोड़ा उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, तो उसी को ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये दोनों में रिपल्सन होगा, ठीक है। अगर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये है स्प्रिंग, ठीक है, अच्छे से बन नहीं रहा है, देखिए ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग को मैंने इधर की तरफ खींचा, तो स्प्रिंग कैसे होना चाहेगा, अपने ओरिजिनल शेप में होना चाहेगा पहले, तो यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, जो बताएं कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एक मैग्नेट का, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे को खींचेगा, और यहीं पे अगर ये साउथ हो जाए, नॉर्थ हो जाए, यहाँ पे साउथ हो जाए, नॉर्थ हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, या यहाँ नॉर्थ हो जाए, नॉर्थ हो जाए, यहाँ साउथ हो जाए, तो यहाँ पे जो सेम पोलैरिटी वाले अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो यहाँ पे रिपल्सन होता है। तो ये टाइप ऑफ फोर्स है जो कि एकदम बेसिक बात है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ये अभी जो मैंने बताया अप्लाइड फोर्स क्या होते हैं, यहाँ से आप लोग डिफिनीशन नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है अभी जो मैंने समझाया। बॉइंट फोर्स एक बता देते हैं कि जो पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट तो डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं डूबते हैं, क्योंकि वाटर भी एक फोर्स लगा रहा होता है नीचे से, ठीक है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया जितना भी फोर्स है उस वाटर के लगाए गए फोर्स के बराबर हो जाता है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये बॉइंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स देख लीजिए, ये अभी मैंने बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में इस धर से एक फोर्स लगने लगेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स एक इधर से लगाया तो इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, तो ये है बैलेंस फोर्स। मतलब बैलेंस हो गया, ऑब्जेक्ट मूव कुछ कंडीशन यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है, बैलेंस हो गया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा अगर पहले से रुका है तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। क्या यहाँ पे है, इंडिविजुअल फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब बराबर हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है और 10 न्यूटन का इधर से भी लग रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये 10 न्यूटन क्या है, मतलब एक क्वांटिटी है, ये 10 क्या है, क्वांटिटी यानी नंबर है, और ये न्यूटन क्या है, यूनिट है, और क्वांटिटी और यूनिट मिला करके ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और एक इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है यानी राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड में है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, और दे कंसिडर बैलेंस, बैलेंस कर लेगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और इस तरीके से उसमें मोशन नहीं होगा, नो नेट मोशन। नेट मोशन का मतलब कि अगर पहले से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा होता, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, रुके रहेंगे, बैलेंस में रहेगा। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल में इमेजिन करिए कि फिजिक्स का बुक है आप लोग के पास, टेबल पे है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींच रहा है, तो ऊपर से एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। नॉर्मल फोर्स अभी मैंने बताया था क्या, कि एक मान लीजिए फिजिक्स का बुक है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक नीचे से
बैलेंस करने वाला फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर दे रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी टेबल पे बुक रख दिया गया तो बुक जो है उसको तोड़ करके नीचे की तरफ चल जाए, ऐसा थोड़ी ना है। अगर बहुत ज़्यादा भारी है तब ये केस होगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। ठीक, तो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। सिमिलरली एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर एक्सपीरियंसेस बैलेंस फोर्स। अभी हम लोग भी जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, यहाँ पे सब बैलेंस फोर्स लग रहा है। जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उतना ही नॉर्मल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जा रहा है, तो बैलेंस हो जा रहा है। और अनबैलेंस क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे एक साइड से फोर्स जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है और इसके वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ये वाला एग्जांपल। जैसे मास m है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, इधर से लगा 5 न्यूटन का। अब बताइए, कैंसिल तो 5 हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट तो इधर की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। यानी कि नेट कुछ कम तो किया लेकिन पूरा कम नहीं किया, और 5 न्यूटन का फोर्स एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, तो यहाँ पे उसके वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होने लगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पे बुक रख लीजिए, और एक तरफ से माने कोई उसको ऊपर खींच रहा है लेकिन बुक तो नीचे जा ही रहा है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बुक है, कोई हम लोग इसको खींचे ऊपर की तरफ, नीचे एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी खींच रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैवी अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, तभी तो ऊपर जा रहा है। अगर बैलेंस होता तब तो ऊपर जाता ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग ये सब देख लीजिएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक्सेलरेशन फ्रिक्शन भी लग रहा होता है। रिमेंबर, एनालाइज द फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर दे आर बैलेंस और अनबैलेंस। तो फोर्स से हम लोग देख पाते हैं कि कौन सा फोर्स बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जांपल मैंने दिया है अभी, जो 10 न्यूटन का मैंने दिया है, यहाँ पे 300 यहाँ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 400 न्यूटन है, ये 300 न्यूटन है, ये इधर की तरफ मूव कर गया। क्लियर? ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ये यहाँ पे इक्वल टू, देखिए ऊपर फोर्स लग रहा है Fn, ये ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, यानी कि ग्रेविटी खींच रहा है। और अगर ये बैलेंस है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो होगा तभी तो अब इसको F यानी कि नॉर्मल फोर्स, और ये माइनस वाला उसके उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो गया, यानी बैलेंस हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस। ये एग्जांपल में है, ये एग्जांपल में आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव। तो अब मान लीजिए कि जिधर से फोर्स लग रहा है, तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर मान लीजिए कि F1 है और ये इधर से F2 लग रहा है, अगर F1 ज़्यादा है F2 से तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा। इफ़ टू फोर्सेस आर नॉट बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक मूव। तो जो ज़्यादा है यानी कि F1 ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? यही बोल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन NCERT का है और ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट ये पूछा जा सकता है। जैसे सब कोई बाइसिकल चलाता है, सब कोई जानता है कि हाँ पैडल मारेंगे तो बाइसिकल है आगे बढ़ेगी। जैसे ही पैडलिंग नहीं करेंगे तो साइकिल जो है रुक जाएगी और एट लास्ट वो गिर भी सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पैडलिंग करना छोड़ देते हैं, यानी कि व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिन टू स्लो डाउन, ऐसा हम लोग देखते हैं, स्लो हो जाता है साइकिल। और फिर से हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइकिल है, ठीक है, तो ये आगे मान लीजिए कि बढ़ रही है, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो एक अपोजिट फोर्स इधर से भी तो लगता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको रोक रहा होता है कि नहीं, ठीक है।
तो इन ऑर्डर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर एक बार हम लोगों ने पैडलिंग कर दिया ना तो ये हमेशा साइकिल चलते रहता, कभी रुकता नहीं। लेकिन हम लोग बार बार पैडलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन जो है जितना फोर्स लगाते हैं उसको रोक देता है और इसके वजह से हम लोग को फिर से दोबारा से पैडलिंग करना पड़ता है। Thus it appears that an object maintains its motion under the continuous application of unbalanced force। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स कंटिन्यूसली लगाते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें इनकरेक्टनेस क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it, मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज इन आइदर इन स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर अनबैलेंस फोर्स होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग साइकिल 10 की स्पीड से चला रहे हैं तो पैडलिंग हम लोग करते रहते हैं, वहाँ पे तो बैलेंस फोर्स होता है, कोई जरूरत थोड़ी ना वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, वहाँ पे बैलेंस है। अगर 10 की स्पीड से चला रहे हैं, अगर अनबैलेंस होता है तो इसकी स्पीड तो और बढ़ जाती है ना, 11 मीटर हो जाता है या 15 हो जाता है। तो जनरली जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि अनबैलेंस फोर्स रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे बैलेंस्ड, कुछ फोर्सेस बैलेंस है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर बार बार इसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तब समझिए कि हम वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे और इन सभी चीज़ों को कॉपी में लिख लेना है। हाँ, यहाँ पे हमने फिगर लगाया, कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है, एक रेसिस्टिव फोर्स उसके ऊपर भी लग रहा है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्सेज यानी कि जो पैडलिंग कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए और तेज स्पीड चलाने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा और तेज चलाना पड़ेगा। स्पीड ऑफ एन यूनिफॉर्म मोशन वुड बी कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, वही बात है। द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव इन द वेलोसिटी इट एक्वायर्स द, यानी कि ये साइकिल तभी तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर फोर्सेस रहेगा, यानी अनबैलेंस फोर्सेस। जब तक फोर्सेस आगे की तरफ ज़्यादा है यानी फ्रिक्शन फोर्स से कम नहीं हुआ है तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, इसी का मतलब है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन ने नहीं सबसे पहले डिस्कवरी किया है, सबसे पहले मिसकंसेप्शन आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले गैलीलियो ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। तो गैलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पे मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये हैं गैलीलियो। ये सबसे पहले इनकी डिस्कवरी टेलीस्कोप की भी थी। जुपिटर के कई सारे मून्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था और बहुत सारे प्लैनेट्स के डिस्कवरी किया था। इससे पहले कोई ऐसा नहीं किया था अकॉर्डिंग टू बुक। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन में यानी कि फोर्स, इनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा फोर्स एंड मोशन में। तो सबसे पहले बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यहाँ पे एक फिगर लगाएं, ये देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये तो पहले ही से नीचे गिरा है तो ग्रेविटी इसको फोर्स लगा रही है और जितना नीचे जाएगा उतना ही यहाँ से इस जितना हाइट से आया है उतना ही हाइट तक ये ऊपर जाएगा। इन्होंने ऑब्जर्व किया ये दो कंडीशन। यहाँ पे देखिए, ये बॉल ऐसे जा रहा है तो इस तरीके से आगे गया, एंगल यहाँ पे बदलते गए, यहाँ बदलते गए और एकदम जीरो कर दिए हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब तक जब तक कि यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक ना दे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात बोला था, देखते हैं यहाँ पे आगे। वही था, आप लोग उसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, यही था। प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा जीरो अनबैलेंस फोर्स देखना क्या है, डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। Thus the practice of marvelous stop after traveling some distance. The effect of the friction force may be minimized using a smooth
marble and a smooth plane provides the lubrication on the top of the planes. ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर जीरो अनबैलेंस फोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा और इसकी कहीं ना कहीं जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा ही रुकेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब तो ये हमेशा कंटिन्यूस मोशन में रहता है। तो यही इन्होंने मार्बल को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। ऊपर हाइट से जितना मैं बोला हूँ वही पिछले वाले स्लाइड में था, आप लोग देख लेंगे वहाँ से। तो अब यहाँ पे न्यूटन आए और न्यूटन ने फर्दर स्टडी किया गैलीलियो के आइडिया को, फोर्स एंड मोशन, और इन्होंने 3 फंडामेंटल नियम दिए जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को गवर्न करता है, जो कि उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को बताता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे दीज 3 लॉज नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इन्हीं तीनों नियम को क्या बोला गया है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोला गया। पहला क्या था? फर्स्ट लॉ, अगर ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट में है या मोशन में है तो हमेशा उसी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहेगा जब तक कि उसको रोका ना जाए बाहरी फोर्स लगा करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा। दूसरे भाषा में यहाँ पे क्या लिखा है? अगर मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुके रहेगा जब तक कि उस पर फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि देखिए, अगर शुरुआत में कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो ये नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, ये नहीं चाहेगा कि हम आगे बढ़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बस में हम लोग जाते हैं तो बस में हम लोग का अगर बस में हमारी भी बॉडी जो है बस के साथ मूव करती है, और अचानक से अगर ब्रेक लगाता है तो हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में बस मूव करी थी उसके डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी नहीं चाहता है रुके। और सडनली अगर बस में अगर हम लोग चढ़ते हैं या बैठे रहें, सडनली स्टार्ट होता है तो हमारा बॉडी पीछे जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहता है कि मोशन में जाए। तो शुरुआत में हमारा मतलब जो भी सारे ऑब्जेक्ट हैं ये स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट करते हैं, और इसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। यही है इनर्शिया, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक लगा लीजिएगा। दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो अभी मैंने बताया कि अगर मोटर कार से जा रहे हैं आप लोग तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया से काम करता है। ये अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहेगा कि रेस्ट पे रहें। अब ब्रेक लगाएंगे तभी भी हमारा ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मोशन में रहे, तो हमारा बॉडी आगे की तरफ ना झुकेगा। ठीक है, इन सेम बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। अगर सडनली ब्रेक लगाते हैं तो हमको इंजरी हो सकती है, इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद द प्लेन्स इन द फ्रंट। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया होता है। ठीक है, यहाँ पे बस वाला मैंने बताया, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार वी स्लिप टू वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्शिया। मतलब वही है, रोक रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स हो रहा है तो हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना आप लोग लिख लीजिए, इसको देख लीजिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।